हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा AQ। परीक्षा AQ के इस वीडियो में आप देख रहे हैं DDA ASO मेंस के 2024 में हुए एग्ज़ाम का मैथ्स पोर्शन का सॉल्यूशन। इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी क्वेश्चंस का बहुत ही सरल वे में सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और इसका प्रयोग, इन सॉल्यूशंस का प्रयोग आप जो मेथड्स मैंने यूज़ किए हैं इनका प्रयोग आप आने वाले और भी एग्ज़ाम्स लाइक SSC CGL रेलवेज़ इन सब में कर सकते हैं। और परीक्षा IQ की अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल परीक्षा IQ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 55% बाय सेलिंग अ पेन फॉर अ सर्टेन प्राइस। इफ़ ही सेल्स दैट पेन एट डबल ऑफ दैट प्राइस तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखो ऐसा है कि अगर प्रॉफिट उसे 55% का हो रहा है, मान लो 55 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी 100, तभी तो 55 का प्रॉफिट मैं ऐसे दिखा पाऊंगा। तो सेलिंग प्राइस क्या रही होगी 155, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि मान लो मैं जो है डबल पे सेल कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस के डबल पे सेल कर रहा हूँ, तो डबल कितना होगा भाई, इसका डबल कर लो 310, है ना। और कॉस्ट प्राइस मेरी यही है, तो अब मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, अब मेरे को 210 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 210 परसेंटेज का, ठीक है। तो 210 मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये तो हो गया डबल का, लेकिन अब अगर कुछ भी ऐसा हो तो आप इसको डायरेक्टली कैसे करोगे। तो अगर कॉस्ट प्राइस CP है और प्रॉफिट P है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस SP था, लेकिन अब मैंने अगर सेलिंग प्राइस को 2SP कर दिया, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पर क्या तो प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस प्लस ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट। जो पहले प्रॉफिट था P डैश जो होगा वो ये होगा कॉस्ट प्राइस प्लस ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है कि 100 प्लस 2 × 55, मतलब 100 प्लस 110 तो 210। ऐसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो ये 55 की जगह तो आपको दे देता 25, तो आपको कुछ नहीं करना। अब जो नया प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 100 प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ 25, तो कितना हो जाएगा 150। ये नया प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 33 डिवाइड बाई 11 प्लस 15 × 2 / 5 - 6/2 × 3। वही बॉड मास हम लोग लगाएंगे, तो 11 33/11 3 दे देगा, 15 × 2 / 5 - 6/2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 9, है ना। तो 3 + 5 3 × 15 3 × 2 = 6 - 9, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 3, ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 0, वेरी सिंपल। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि मोहन इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो हमने कहा ये मोहन है और ये उसका सन है, तो अगर सन 1 है तो मोहन क्या होगा 4, ठीक है। रेशियो में 3 साल बाद मोहन शैल बी 3.5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो 3.5 मतलब क्या होता है 7/2। तो अगर मैं इसको 2 ले रहा हूँ सन की एज, तो मोहन की एज क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। और ये कितने साल बाद हो रहा है, ये 3 साल बाद हो रहा है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनके बीच का गैप चेक करते हैं। भाई इनके बीच का गैप क्या है 3, इनके बीच का गैप क्या है 5। तो ये गैप अगर इक्वल होता है तब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर गैप इक्वल नहीं है, तो गैप इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे इक्वल होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों के क्या हो जाएंगे गैप इक्वल हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो अब इस पूरी इक्वेशन को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो न्यू इक्वेशन मेरी आएगी वो क्या आ जाएगी, तो मेरी आ जाएगी 20/5, है ना, और ये आ जाएगी 21/6, ठीक है। अब इसके बीच का गैप भी देखो 15 है, इसके बीच का गैप भी 15 है, तो अब ये नई रेशियो हमारे पास आ गई। अब हमें इस पे काम करना है, ठीक है। अब तो ध्यान से देखो कि वो कह रहा है कि प्रेजेंट एज क्या होगी मोहन की, तो प्रेजेंट हम इस पे काम कर रहे थे, है ना। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 3, जो जितने साल बाद हुआ वो लिखो,
मल्टीप्लाई बाय जो इनके बीच का गैप है वो लिखो 15 डिवाइड बाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कि दिस इंटू दिस 6 टू 12 120 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये कितना आ जाएगा 125 इसका मॉड्यूलस, तो ये कितना आ रहा है, सॉरी 105 आएगा है ना। तो ये कितना आ रहा है 3 इंटू 15/15, 15 से 15 कट गया तो इसका मतलब 3 हो गया। अब ये 3 क्या है, ये हमारे पास आया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कहाँ, यहाँ जो प्रेजेंट वाली एज होता है यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 3, ये किसकी एज आ जाएगी मोहन की, और उसके बेटे की एज अगर आपको निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी 5 इंटू 3। तो मोहन की एज कितनी है 60 ईयर्स, तो 60 जो है वो मोहन की एज आ जाएगी। ध्यान रखना इस पे नहीं करना, जो आपकी नई रेशो निकल कर आई थी आपको उस पर काम करना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले हमने क्या करा, इनका डिफरेंस जो था रेशो का डिफरेंस वो हमारा अलग अलग था, तो हमने उस गैप को बराबर बनाने के लिए इधर 5 से मल्टीप्लाई करा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करा, नई रेशो आ गई। फिर हमने जितना उनके ईयर्स का गैप था वो लिखा, मल्टीप्लाई बाय जो हमने नया गैप कैलकुलेट करा था वो लिखा, डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आया वो लिखा और उन्हें सब्ट्रैक्ट करा। फिर जो निकल के आया वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल कर आया और उसको हमने जो इनिशियल रेशियो थी उसमें मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लिया। तो ये इसका पूरा तरीका रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ डब्ल्यू एक्स एंड वाई इज 41 kg, if the average weight of w and x is 39 kg and the average weight of x and y is 35 kg, what is the weight of x? तो सबसे पहले एवरेज वेट डब्ल्यू एक्स वाई का एवरेज अगर आप निकालोगे तो वो क्या आएगा, वो क्या आएगा 123 है ना, 123 41 इंटू 3 हो गया। तो ये इनका हमने टोटल निकालना, नॉट एवरेज, दिस इज नॉट एवरेज दिस इज टोटल, ठीक है। ये टोटल ये आ गया। अब वो कह रहा है एवरेज अगर w और x का इतना है तो w प्लस x का टोटल कितना होगा। अब w x का दे रखा है और x y का दे रखा है, तो w प्लस 2x प्लस y में निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 78 प्लस 35 इंटू 2 70, तो ये कितना आ जाएगा 148। तो w प्लस एक्स प्लस वाई आपके पास है 123, w प्लस 2x प्लस वाई है आपके पास 148। तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट मैं कर दूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 148 माइनस 123 विच इज इक्वल टू 25। तो 25 kgs मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि 2 बॉयज आर स्टैंडिंग ऑपोजिट एंड्स ऑफ 760 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज, ये 760 मीटर लंबा ब्रिज है, ये बॉय B1 खड़ा है, ये बॉय B2 खड़ा है, ठीक है। इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 11, वही रिलेटिव स्पीड वाला है, तो एक 11 मीटर पर मिनट से चल रहा है, एक 8 मीटर पर मिनट से चल रहा है, तो कितने टाइम मीट करेंगे, तो वही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब स्पीड क्या करोगे इनकी ऐड करो, ऐड होगी क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स ऐड टुगेदर, तो ये कितना आ जाएगा 19 4 से 76 है ना, तो 40, तो 40 मिनट्स, तो मतलब 40 मिनट्स बाद दोनों क्या करेंगे एक दूसरे से मीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि द इनिशियल रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अमित, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 9:5, ठीक है। वो कह रहा है उसकी इनकम में 5% से बढ़ाता हूँ और उसका एक्सपेंडिचर जो है मैं 15% से बढ़ाऊँ। देखो इक्वेशन को ईज करने के लिए आप यहाँ 2 0 लगा लीजिए, ठीक है। तो जब इनकम ये एक्सपेंडिचर ये है तो आपकी सेविंग कितनी हो जाएंगी, सेविंग 400 रुपये की हो गई, ठीक है। अब इनकम वो 5% से बढ़ा रहा है मतलब 945 हो गई अब जो नई इनकम थी आई डैश, और एक्सपेंडिचर जो है वो 15% से बढ़ गया मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो गया 575 हो गया। तो अब जो इसकी नई सेविंग्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, है ना 370 हो गई। तो अब वो कर रहा है न्यू सेविंग्स उसकी इतनी आ रही है तो वही हमारी आ रही है, बस इसमें क्या है मल्टीप्लाई बाय कितना 100 है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया अब हमारा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया मतलब सब में आपको मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो इनिशियल इनकम अमित की क्या रही होगी, यही रही होगी भाई 900 इंटू 100, ये उसकी इनिशियल इनकम है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा।
अगर वो पूछता इनिशियल एक्सपेंडिचर तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि द मीन ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज 9, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो मीन कह ले एवरेज कह ले बात वही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनका एडिशन निकालो, कैसे निकलेगा, 14 16 26 है ना, -1 25 +2 27, तो 27 प्लस 2x और x 3x है ना, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 54। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54 माइनस 27 क्या आ जाएगा, 27 अगेन। तो ये क्या है, क्या आ जाएगी x की वैल्यू 9, ठीक है। तो 9 ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 19 रिजल्ट्स इज 60 if the average of first 10 results is 54 and that of last 10 results is 62, तो टेंथ क्या होगा। अब देखिए ये है ओवरलैपिंग का केस, ठीक है, क्योंकि इसमें शुरू में भी 10 बोल रहा है, बाद में भी 10 बोल रहा है, वैसे 19 है तो यहाँ पर बैठ रहे हैं हमारे 20, तो मतलब एक रिजल्ट ओवरलैप हो रहा है और वही हमारा 10th रिजल्ट है, ठीक है। तो इसका बेस्ट तरीका होता है डिविएशन मेथड से करना। आप ये देखो कि जैसे आपका जो एवरेज है पहले 10 का वो मेन एवरेज से कितना डिविएट हो रहा है, तो कितना डिविएट हो रहा है, -6 डिविएट हो रहा है ये। भाई पहले 60 था, उसके बाद ये 54 बोल रहा है, तो आपका -6 जा रहा है एक का। टोटल कितनी टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, तो कितना हो गया, -6 इंटू 10 एंड दैट ऑफ लास्ट 10 रिजल्ट से 62। आगे के जो 10 रिजल्ट्स हैं उनका 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो 10th रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी -60 + 20, कहने का मतलब है -40। अब देखो ये ओवरलैप हो रहा है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो था एवरेज उसमें से 40 अगर मैं माइनस करूं तो मेरा 10th रिजल्ट मेरे को मिलाएगा, मतलब 60 - 40 20, ये जो है ये मेरा 10th रिजल्ट का आंसर होगा, ठीक है। तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। अब एक केस और देख लेना, अगर ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते तो हम इसका साइन चेंज करके फिर इसमें करते हैं, तो हम इसको 40 प्लस करके तब करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि मीडियन ऑफ नंबर्स, सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में, जब भी हम लोग मीडियन देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि नंबर्स पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं या नहीं। तो इसमें वो कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज, हमने कहा ठीक है भाई। कह रहा है मीडियन जो है वो 9 है, तो पी की वैल्यू बता क्या होगी। अब हमने कहा देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है पहले वो देखना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स का जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 है ना, प्लस n/2 प्लस 1th टर्म है ना, n/2 और बाय 2 ये होता है। तो n कितना है यहाँ 6 है, तो 6/2 थर्ड टर्म कितनी हो गई 8, और उसके अगली टर्म क्या है p डिवाइड बाई 2, ये 9 के बराबर है। तो 8 + p किसके बराबर हो गया 18 के, तो p किसके बराबर हो जाएगा 10 के, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/1 + cot² थीटा। तो इसकी वैल्यू निकालना बड़ी आसान है, 1 + cot² थीटा को आप क्या लिख सकते हो cosec² थीटा, और 1/cosec² थीटा क्या हो जाएगा sin² थीटा, sin² थीटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेरी इजी। अब देखिए इस सवाल में वो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का दे रखा है, तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, देखो इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है मेरी 2/3 पाई r³, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r³। तो ये कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो अब स्मॉल r कितना है, अब स्मॉल r मेरा दे रखा है मेरे को 32, ठीक है, और 2 टाइम कैपिटल ये वाला r कितना दे रखा है
4 4 4, ठीक है। तो 8 सॉरी 16 16 4 ज़ा 64, तो यहाँ मैं 64 ले आता हूँ और यहाँ मैं ये, तो कितनी है तो यहाँ पर आपको n लेना था, यहाँ पर n आ जाएगा। n जो है वो नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 8 3 24 25 256। इसका मतलब 256 क्या है मेरे पास, स्फेरिकल बॉल। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि श्याम अलोन कैन डू अ वर्क इन 40 days वर्किंग 2 hours a day, और शीला अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 60 days वर्किंग 2 hours a day. हाउ मेनी आवर्स डू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन अ डे टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days. मतलब देखो, श्याम किसी काम को 40 दिनों में करता है, शीला जो है वो श्याम है ना, शीला जो है उसी काम को 60 दिन में करती है। तो मान लो अगर टोटल काम 120 है तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, ये एफिशिएंसी हो गई। अब टुगेदर जब ये काम करेंगे तो उनको कितने दिन लगेंगे टुगेदर, मतलब 5, तो टुगेदर श्याम और शीला को टुगेदर कितने दिन लगेंगे, 120/5 24 दिन लगेंगे। तो हाउ मेनी आवर्स डू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन अ डे टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days. तो मतलब 24 दिन उनको लगेंगे अगर वो पर डे 2 घंटे काम करें, 2 आवर्स काम करें। लेकिन अगर उनको 12 दिन में इस काम को ख़त्म करना है, मतलब अगर उसको हाफ डे में काम ख़त्म करना है, तो इन्हें टाइम कितना लगाना पड़ेगा पर डे, दुगना टाइम लगाना पड़ेगा। मतलब अगर वो पर डे 2 घंटे काम कर रहे थे तो अब इन्हें पर दिन 4 घंटे काम करना पड़ेगा। तो 4 घंटे सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि जे, के एंड एल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30, 36 एंड 45 days. All 3 of them started the work together, but after 9 days J left and K left with 9 days before. तो L completed the remaining work alone. तो in how many days was the total work completed? देखो ऐसा है, मैं कहता हूँ J, K, L 3 लोग थे, 30, 36 और 45, है ना। तो मान लीजिए टोटल काम जो था 180 था, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 6, है ना, और इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 5, है ना, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4. ऑल 3 ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, और इन तीनों ने 9 दिन इन तीनों ने काम करा। तो टोटल काम कितना हो गया भाई, 15 9 कितना आ जाएगा 135, है ना। तो 135 काम तो इन तीनों ने मिलकर अकेले करा। तो अब कितना काम बच गया भाई, 5 45, तो 45 काम बच गया। अब वो कह रहा है कि जे लेफ्ट द वर्क, जे को हटा दो, अब जे का कोई काम नहीं है। लेकिन वो कह रहा है के लेफ्ट द वर्क 9 days बिफोर द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। मैं ये कह रहा हूँ मान लो मैं हटाता नहीं, तो मैं इसमें ही जितना वो 9 दिनों में काम करता मैं उतने जोड़ लूँगा। तो के 9 दिनों में कितना काम करेगा, 45 और कर लेगा। तो मतलब अब 90 काम ये दोनों कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, दोनों मिलके 10 दिन में, है ना। तो 10 दिन में ये दोनों काम ख़त्म करेंगे मिलके। और इन तीनों को तीनों ने पहले कितना करा था, 9 दिन काम किया था। तो टोटल वर्क कितने में ख़त्म किया होगा, पहले के 9 और बाद के 10, तो 10 और 9 19 दिन में काम खत्म हुआ होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 19 days, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, अ पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट एन एनुअल रेट ऑफ 50% ऑन सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल में इंटरेस्ट जो है वो 1100 रुपये ज़्यादा हो गया जितना करा था उससे, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि इंटरेस्ट जो है वो 1100 रुपये ज़्यादा हो गया, किससे, प्रिंसिपल से। तो 1100 रुपये का इंटरेस्ट आ गया, है ना। सम कितना लेंट हुआ था, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही तो होता है। तो 1100 ज़्यादा आ गया और प्रिंसिपल मुझे निकालना है, और रेट कितना है 50, और कितने टाइम के लिए, 4 साल के लिए, है ना। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 550, 550 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, हैविंग रेडियस ऑफ बेस एज 35 एंड हाइट एज 40,
इज बाइसेक्टेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस टू गेट टू आइडेंटिकल सिलेंडर्स। मान लीजिए ये एक सिलेंडर था, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा बेस इसका ऐसे ही बन गया है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसको हमने बाइसेक्ट ऐसे कर दिया पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके दो नए सरफेस एरिया जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। कौन से? एक सिलेंडर मेरा ये बनेगा और एक सिलेंडर मेरा ये बनेगा, ठीक है। इसका मतलब बाकी सब कुछ जो है वही रहा, हाइट भी उतनी रही, ठीक है, आपका टोटल सरफेस एरिया भी यही रहेगा, लेकिन दो नए एरियाज जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। कौन से? एक तो ये वाला है ना, एक ये वाला, ये दो नए एरियाज ओपन हो जाएंगे। बाकी ये रेडियस आर है, ये भी आर ही रहेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो अगर ये हाइट एच है तो इन दोनों की भी मिला के हाइट एच ही आएगी, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर अगर है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, वो भी यही होगा, 2 पाई आर एच प्लस आर ही बैठेगा, लेकिन उसमें दो नए एरियाज ये ऐड हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, दो नए सर्कल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब वो कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज से आप क्या समझते हो, कितना इंक्रीज हुआ, इसमें से इसे घटाओगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ कर दिया। और पहले कितना था, पहले ये था 2 पाई आर एच प्लस आर, तो अब आपको यही कैलकुलेट करना है। तो 2 पाई से 2 पाई काट दो, एक आर से ये आर काट दो, तो आपके पास बचा आर अपॉन एच प्लस आर। यही आपको परसेंटेज में निकालना है। अब देखो दे क्या रखा है, रेडियस आपको दे रखा है 35, हाइट आपको दे रखी है 40 और रेडियस अगेन 35, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 7/15 है ना, 7/15, और ये हो जाएगा 140/3 है ना, 3 4 12, तो 46.67% आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि अ पार्ट ऑफ 2000 वाज लेंट एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों सिंपल इंटरेस्ट में हैं। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 years फ्रॉम बोथ इज 560। तो रेशो ऑफ मनी लेंड निकालना है, तो इसका बेस्ट तरीका देखो होता है इस तरह के सवालों का कि आप इसको एलिगेशन से करो, ठीक है। कैसे करेंगे, वो आपको इस पे ध्यान देना है कि टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 साल, 2 साल में अगर वो 560 रुपये रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट, तो एक साल में कितना करेगा, 560/2, तो मतलब एक साल का जो इंटरेस्ट मेरा हुआ वो 280 रुपये का हुआ, ठीक है। अब 280 रुपये कितना प्रतिशत है 2000 का, तो ये मेरा एवरेज इंटरेस्ट रेट आएगा, ये मेरा फाइनल जो इंटरेस्ट रेट है वो आ जाएगा। कितना आ रहा है ये, 14%। तो 14 जो है वो फाइनल इंटरेस्ट रेट है। एक पार्ट उसने दिया एग्रीगेट वाला है, एक उसने दिया था 20% पे, एक उसने दिया था 10% पे, ये माइनस करोगे ये आएगा 4 है ना, और ये माइनस करोगे तो कितना आएगा 6। तो इतने पर दिया, इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो 2:3, इसका मतलब 2:3 के रेशो में, है ना, इस पैसे को दिया गया था। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 2:3। बेस्ट मेथड इज एलिगेशन, आप इसी मेथड से करिए, बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। भाई मैंने एक सर्कल बनाया और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी कॉर्ड है, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ये 48 सेंटीमीटर की है और इसकी दूरी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ये सेंटर है O और यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो 15 है अगर, तो 7 तो ये हो गया और 8 आप इधर मान लो, है ना। ये दूरी अगर मैं कह रहा हूँ कि ये दूरी जो है ये 15 है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि मेरे को इस कॉर्ड की लेंथ बताओ क्या होगी।
तो इसके लिए आपके लिए सबसे पहले क्या है ज़रूरी कि आप इसका रेडियाई फाइंड करो, आपको इसका रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आप पाइथागोरस से ये कर सकते हो। तो पहले मैं इसका रेडियस बताता हूँ कि इसका रेडियस क्या है, ठीक है। अब ये 7 है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, पूरा 48 था, हाफ कितना हो जाएगा 24। तो ट्रिपलेट क्या कहता है कि ट्रिपलेट ये कहता है एक 7 है एक 24 है, तो ये क्या होगा, ये 25 होगा। ये ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए। तो इसका मतलब रेडियस मेरे पास क्या हो गया 25। तो अगर रेडियस मेरे पास 25 आ गया तो वही रेडियस यहाँ पर काम करेगा। अब ये वाला जो है मेरे पास वैल्यू 25 आ गई, और ये कितनी दे रखी है जो मुझे निकालनी है 15। तो एक मेरे पास 15 एक हुई, हाइपोटेनस मेरे पास भाई ये 15 हो गई, ये मेरे पास 25 आ गई, ये मुझे निकालनी है। कैसे निकालूंगा, इसका स्क्वायर क्या हो गया 625, इसका स्क्वायर क्या हो गया 225, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 400, 400 का अंडर रूट लोगे कितना आ जाएगा 20, तो ये 20 आ गया। आपको इतनी ही स्पीड से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लेंथ है इतनी, ये मेरे पास 20 आ गई। लेकिन हमें जो बतानी है डिस्टेंस बतानी है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, पूरी कॉर्ड की लेंथ, इस पूरे की लेंथ क्या होगी, ये तो ए पी की लेंथ आ गई, पर हमें बतानी पड़ेगी ए आर। तो ए आर कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 40, 40 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस। देखो 10% हो, 10-20% हो, 10-30-10-40, उनका बहुत इजी तरीका है याद करने का। और ये टेबल आप लोग याद कर लेना कि अगर दो डिस्काउंट 10 और 10% के हैं तो उनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आता है 19%। 10 और 20 का डिस्काउंट है तो इसमें एक तो बढ़ा दो और यहाँ पे एक माइनस कर दो 28%, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। अगर 10 और 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट है तो अगेन एक बढ़ा दो और यहाँ पर एक घटा दो, तो ये 37% का डिस्काउंट होगा। अगर 10 और 40 का डिस्काउंट है, मतलब यहाँ पर तो 10 रहा है और यहाँ पर 10-10 से बढ़ता जाए, तो एक ट्रिक है, तो ये 46% होगा। अगेन मैंने एक बढ़ा दिया, अगेन मैंने एक घटा दिया, ठीक है। तो ये होगा, ये चलेगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे आप इस आंसर को देखते ही मार्क कर सकते थे कि अगर मार्क प्राइस में 100 ले लेता हूँ, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 10 और 30% का जो डिस्काउंट है 37 है, तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगी 100 माइनस 37 दैट इज 63। तो ये मेरा आंसर आएगा। तो आप एकदम से इसको क्विकली मार्क कर सकते थे 100:63, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब देखिए सवाल में वो क्या बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। तो हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर वैसे तो क्या होता है 9999, लेकिन अब हमें इसमें एक कंडीशन दे दी है उसने कि डिविजिबल बाय 15 होना चाहिए, 25 भी होना चाहिए, 40 भी होना चाहिए, 75 भी होना चाहिए। जब इन सबसे डिविजिबल हो इसका मतलब उनके एलसीएम के से भी वो डिविजिबल होना चाहिए। तो इनका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम होगा 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, 40 का हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 5, 8 5 से 40 होता है, इसका हो जाएगा 25 3 से 75, 5 स्क्वायर इंटू 3, है ना। तो अब इनका एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3, हर एक की हाईएस्ट पावर लेंगे, इंटू 5 स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 25, तो 75 इंटू 8, 75 इंटू 8 600, है ना, 600 आ गया। तो अब मुझे ये जो है किससे डिवाइड करना है, 600 से डिवाइड करना है। तो 600 वन सा क्या आ जाएगा 600, 399 हो गया, और 6 टाइम्स करोगे तो 3600 आ जाएगा, 993, तो 399 बच रहा है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो इन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो कितना आ जाएगा 9600, है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना, इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो 9600 वो नंबर होगा जो इन सबसे डिविजिबल होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन दिस रेशियो। तो लार्जेस्ट एंगल क्या है भाई, लार्जेस्ट एंगल तो यही वाला है। अब इन सब का सम देखो कितना होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो 18 तो ये बैठ रहा है, तो मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर m कितना आ गया 10। तो हाईएस्ट एंगल कितना होगा 15 इंटू 10 150, तो 150 आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 8, 11 एंड 16 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा।
देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है, ये हमको पता है। तो एल बी कितना हो गया 88, बी एच कितना हो गया 11 इंटू 16 कितना आ जाएगा 176, है ना, प्लस एच एल कितना हो जाएगा 16 एट ज़ा 128, है ना, 128 हो गया। अब इनका आप वो कर लो एडिशन, कितना बैठ रहा है भाई, 14 और 8, 22, 2, 4, 11, 19, 1, 3 इंटू 2, 784, 784 बैठ रहा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होगा। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये याद रखना आप, ये होता है साइड अपॉन 2√3, ठीक है। और बाहर का रेडियस, बाहर वाले सर्कल का, एक्स सर्कल का वो क्या होता है, वो होता है सिंपली साइड अपॉन √3, ठीक है। तो इनका रेशो क्या बैठता है, 1:2 का रेशो इनका बैठता है, ठीक है। खैर, आपको साइड कितनी दे रखी है 12 अपॉन 2√3, तो 6 अपॉन √3, और 6 अपॉन √3 को ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 बैठेगा, और ये क्या बैठेगा 2√3। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबॉइड शेप्ड रूम, जिसका डायमेंशन ये है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। तो लॉन्गेस्ट रॉड जो होती है किसी भी क्यूबॉइड की, वो उसकी डायगोनल में होती है, ठीक है। डायगनली अगर आप उसको प्लेस करोगे, जो आपका क्यूबॉइड फॉर्म में रूम है, तो उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, कहीं आपको लॉन्गेस्ट वो नापनी है तो वो उसकी डायगनली होगी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो वही हम लोग इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। तो √4 प्लस 9 प्लस 16, तो कितना हो गया 20 प्लस 9 29, तो √29 जो होगी वो लॉन्गेस्ट रॉड होगी जो कि हम इस रूम में प्लेस कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो कितने सेकंड उसको लगेंगे 900 मीटर्स कवर करने में। अगेन टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस, है ना, सॉरी डिस्टेंस इज दिस मच, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 60 इंटू 5/18 हो जाएगा, है ना, 3 ज़ा 18, 6 10 ज़ा 60, और ये एक काट देगा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो 18 3 ज़ा क्या हो जाएगा 54, तो 54 ही क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए ये सवाल है, इसमें कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 125, तो वो नंबर्स क्या होंगे। देखो इस क्वेश्चन का बेस्ट तरीका है आप इसको ऑप्शन से कर लो। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 25 मिलना चाहिए, क्या इसमें डिफरेंस 25 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो ये है ही नहीं। क्या इनके बीच का 25 मिल रहा है, हाँ। क्या इनके बीच का डिफरेंस 25 है, हाँ। भाई 15 माइनस माइनस 10 मतलब 15 प्लस 10 तो 25 है, तो ये भी हो सकता है। क्या इनके बीच का डिफरेंस 25 है, नहीं। तो दो ऑप्शन तो हमारे पहले इससे हट गए। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 125, इसके और इसके स्क्वायर का 125 है, नहीं। तो ऑप्शन यही बचा, ये कितना है 225, ये कितना है 100, तो कितना रहेगा 125, तो यही मेरा आंसर है। तो 15 और -10 ये आंसर। अब देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ जे, है ना, इज 8 टाइम्स ऑफ के एंड के इज वेट इज 25% मोर देन दैट ऑफ एल। तो जे के एल मैंने 3 आदमी ले लिए, के का वेट कह रहा है 25% ज़्यादा है एल के वेट से। तो अगर एल का वेट 4 है तो के का वेट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और जे का वेट जो है वो 8 टाइम्स ऑफ के है, मतलब 8 5 से 40 हो गया। एवरेज वेट इन सभी का 1470 है। अब वैसे ये एवरेज इतना बोल रहे हैं तो मैं इनका रेशो है ये, ठीक है। तो ये कितना है 49, तो 49 k/3 की वैल्यू जो है वो 1470 है। वो जे की वेट वो मतलब 40 k आपसे जानना चाह रहे हैं कितना होगा। तो मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूंगा, 7 7 से 49, 7 3 से 21, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कितना हो जाएगा 90, और वही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जे का वेट क्या हो जाएगा 90 इंटू 40, तो मतलब 3600, ठीक है।
तो 3600 मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल में वो वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है इसकी, तो 4 + 5 - 6 + 7 * 14 - 3 + 6 * 12, ठीक है। तो 4 + 5 - 6 + 14 - 3 इज हाउ मच 11, 11 + 12 इज हाउ मच 23, और ये कितना आ जाएगा -1, तो 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, और 3 + 23 कितना देगा आपको 26, तो 26 मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर परचेज्ड अ चेयर हुज मार्क प्राइस वॉज रुपीज़ 3500 एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 20%। 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट होंगे, तो मेरा जो फाइनल डिस्काउंट होगा वो कितना बैठेगा, दिस प्लस दिस 40 माइनस 20 × 20/100 मतलब -4, तो 36% मेरा इक्विवेलेंट डिस्काउंट बैठेगा। मतलब जो भी प्राइस होगी उसका 64% में अगर निकाल लूँ तो वो मेरा मतलब वो मेरा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 64% ऑफ 35, अब ये निकालना है। तो ये 320 × 7 है ना भाई, ये 7 5 हो जाएगा ना, 5 × 64 320, 320 × 7, 7 2 14, 7 3 21 22, 2240 पे कोई चीज़ खरीदी और अब मैं बेच कितने पे रहा हूँ 2576 पे, तो कितने रुपए का हो गया प्रॉफिट, है ना 336 रुपये का, कितने रुपए पे 2240 रुपये पे, है ना। तो ये आ जाएगा 2 है ना। तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, और 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, है ना। तो ये आ गया 15%, तो 15% का प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब चैनल परीक्षा IQ, ताकि और भी अपडेट्स जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको अपडेट मिलती रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, नॉट ओनली ऑफ SSC बट ऑफ रेलवेज़, NVS, बैंकिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में इनसे रिलेटेड वीडियोस भी इस पर अपलोड होंगी, और कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें और चैनल को अपना सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद।